नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का प्रेम आईएएस के इन डिटेल प्रोग्राम में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अफजल खां की कब्र को लेकर के हाल ही में क्या विवाद सामने आया है, इस कब्र का क्या इतिहास है, किसने इस कब्र को बनवाया था, कौन था अफजल खान, और अफजल खान जब नाम आता है तो छत्रपति शिवाजी जी का नाम आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस अफजल खां को मारने वाले छत्रपति शिवाजी ही थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्तमान विवाद क्या है और इसका इतिहास क्या है अफजल खां की कब्र को लेकर के। तो विवाद का कारण है साहब कि अफजल खां की जो कब्र बनी हुई है, उस कब्र के इर्द गिर्द या चारों ओर अतिक्रमण शुरू कर दिया या अतिक्रमण कर लिया गया। किसके द्वारा? जो इस कब्र की देखरेख कर रहे थे लोग। ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। और यह अतिक्रमण शुरू होता है साल 2000 से। 2000 सन में इस कब्र के ऊपर शेल्टर बनाने का काम शुरू होता है और शेल्टर को बनाने के साथ साथ धीरे 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 इस कब्र के चारों ओर यह अतिक्रमण हो जाता है। ये स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। पहले देखिए, ये पुरानी कब्र है जो इंडियन एक्सप्रेस में से ली गई है एक। तो ये पुरानी कब्र ये थी और इस कब्र के बाद में ये अब वर्तमान में ऐसी दिख रही है कब्र। तो यहां पहले ये थी तो इसके ऊपर पहले ये शेल्टर बनाया, फिर इसके ऊपर ये चार दीवारी टाइप का बनाया। इस तरीके से इन्होंने अतिक्रमण किया, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। और इसी आरोप के चलते जो है कोर्ट ने भी इस पे आदेश दिया कि इसको तोड़ा जाए या इस अतिक्रमण को हटाया जाए। इस अतिक्रमण को हटाया जाए तो इस अतिक्रमण को लेकर के स्थानीय लोगों ने पहले क्या किया? स्थानीय लोगों ने साल 2006 में वन विभाग को शिकायत की, लेकिन वन विभाग इस अतिक्रमण को हटाने में नाकाम रहा। इन स्थानीय लोगों का आरोप था कि इन्होंने, यानी ये कब्र की देखरेख करने वाले लोग हैं, इन्होंने कब्र के चारों ओर जो अतिक्रमण किया है वो वन विभाग की जमीन पर किया है, लेकिन फिर भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सका। तो इस कार्रवाई नहीं कर सका तो स्थानीय लोगों ने फिर क्या किया? मुंबई उच्च न्यायालय यानी मुंबई हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी या याचिका दायर की इस अतिक्रमण को हटाने को लेकर के। इसमें सुनवाई की मुंबई उच्च न्यायालय ने, और सुनवाई करते हुए कहा, वन विभाग और राजस्व विभाग से इस अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन सरकार इस हाई कोर्ट के फैसले पर कोई अमल नहीं कर सकी या अमल करवा नहीं सकी किन्हीं कारणों से। फिर 2017 में इस मामले में उच्च न्यायालय ने एक अंतिम चेतावनी दी कि साहब हटाइए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो इसी कार्रवाई को, इसी के आदेश को देखते हुए वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया बुलडोजर के थ्रू। यानी कि जो कब्र के चारों ओर जो जो निर्माण अतिक्रमण था या अवैध निर्माण था उसको तोड़वा दिया गया। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और किसके आदेश पर? उच्च न्यायालय के आदेश पर। जब ढांचे को गिरा दिया गया तो इस ढांचे को, जो अतिक्रमण था, उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर महाराष्ट्र सरकार और वहां का जो वन विभाग है उससे रिपोर्ट मांगी है कि आपने कैसे तोड़ा है, ये क्या कारण है इस तोड़ने का, पूरी विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। क्या ये कारण, ये जो आपने अतिक्रमण हटाया है या ये तथाकथित या कथित अतिक्रमण था, ये सही हटाया है या गलत हटाया है, या वास्तव में ये अतिक्रमण था या नहीं था, इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। तो अब यह जान लेते अफजल खां कौन था। अफजल खां साहब जो है, अफजल खां बीजापुर एक सल्तनत थी, उस सल्तनत में ये एक सैनिक था। कौन? अफजल खां। और वहां आदिल शाही शासक था। आदिल शाही शासक की हुकूमत में ये एक सैनिक था। ये यहां पर आपको दिख रहा होगा बीजापुर, कर्नाटक में एक क्षेत्र था बीजापुर, वहां का ये सैनिक था, वहां की सल्तनत का। और ये इतना लड़ाकू और इतना अच्छा सैनिक था कि इसने बीजापुर के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस हद, यानी कि और जीत के लिए इस हद तक जा सकता था कि साम दंड भेद जो अपनाना पड़े उस सबको अपनाता था।
इतना खतरनाक ये सैनिक माना जाता था उस बीजापुर सल्तनत में। तो साम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाएगा और जीत हासिल करेगा, ऐसा इसका टारगेट रहता था। परंतु हुआ क्या कि आदिल शाह जो था वो नाबालिग शासक था, जो बीजापुर का। कौन? आदिल शाह एक नाबालिग शासक था। तो नाबालिग शासक था तो इसीलिए आदिल शाह की जो मां थी, आदिल शाह की मां, वो एक तरीके से वास्तविक शासन कर रही थी वहां पर। नाम का शासन आदिल शाह, लेकिन वास्तविक शासक कौन था? आदिल शाह की मां। चूंकि मराठे पहले जो है इस बीजापुर सल्तनत की सेवा में कार्य करते थे, परंतु आगे चलकर ये मराठे क्या करते हैं, उससे एक तरीके से विद्रोह कर देते हैं या उससे स्वतंत्र हो जाते हैं या उसके खिलाफ काम करने लग जाते हैं। इसलिए आदिल शाह की मां इनसे नाराज हो जाती है, और नाराज हो जाती है आदिल शाह की मां, तो फिर इन मराठों पर नियंत्रण के लिए इस अफजल खां को भेजती है कि जाइए अफजल खां जी, आप मराठों पे, यानी कि उस समय छत्रपति शिवाजी जी थे जिनका परचम लहरा रहा था उस समय, तो उनके लिए आदेश दिया अफजल खां को, जिंदा या मरा चाहे जैसे भी लेकर आओ। अफजल खां को भेजा, किसको? शिवाजी को बंदी बनाने के लिए किसको भेजा? अफजल खां को। किसने? आदिल शाह की मां जो थी। तो आगे पढ़ते हैं कि बीजापुर के साथ जो पृष्ठभूमि क्या है मराठों के संघर्ष की। मराठों का संघर्ष, अगर आदिल शाह की मां जो है शिवाजी को किसी भी हद यानी किसी भी तरीके से चाहती है, जिंदा या मरा हुआ, तो क्यों चाह रही है, इसकी एक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले। ये शाहजी भोंसले अहमदनगर की सेवा में थे, यानी क्या, बीजापुर के जो सटे हुए इलाके थे अहमदनगर, वहां पर ये सेवा दे रहे थे। कौन? शाहजी भोंसले। पर आगे चलकर क्या होता है, ये अहमदनगर पर जो शाहजहां था मुगल शासक, शाहजहां का क्या हो जाता है, वहां पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है अहमदनगर पर। और अहमदनगर पर जब नियंत्रण स्थापित हो जाता है, विजय कर लेता है अहमदनगर पर, तो वहां पर इसके साथ में किसके साथ? बीजापुर, जो आदिल शासक था वहां का, इस बीजापुर के साथ में मुगलों की एक संधि होती है, जिसे बीजापुर की संधि कह रहे हैं, 1636 ईस्वी में। इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि ये भोंसले जी जो थे ये बीजापुर की सेवा में थे, तो इनको इस अहमदनगर को छोड़ना पड़ा। किसकी वजह से? इस संधि की वजह से इस अहमदनगर को छोड़ना पड़ा, और छोड़ करके वापस बीजापुर आ जाते हैं। और अब ये शासक था, बीजापुर का शासक, इनको ऐसे क्षेत्रों में भेजता है जो मुगल क्षेत्रों की सीमा से सटे हुए थे, उनको छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में भेजता है। तो यानी कि संधि की शर्त में कहा गया था कि आप जो शाहजी हैं उनको हमारे क्षेत्र, यानी मुगल कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में आप उन्हें तैनात नहीं करोगे, कहीं दूर तैनात किए। इसलिए इनकी तैनाती होती है कर्नाटक में। परंतु यहां पर जो शाहजी हैं, जो शाहजी भोंसले हैं, ये यहां पर अनिश्चित स्थिति का या अनिश्चितता का फायदा उठाकर यहां एक अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं शाहजी भोंसले। यहीं से बीजापुर के साथ संघर्ष की पृष्ठभूमि, संघर्ष शुरू हो जाएगा। जब यहां से ये अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहे हैं, कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में, जिसे बीजापुर ने ही तैनात किया था इन्हें। तो यहां पर ये फायदा उठा करके अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। अब क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी के यहां से देखते हैं, यहां से शुरुआत हो रही छत्रपति शिवाजी की। तो शाहजी जब चले गए कर्नाटक, तो इनकी जो पुणे की जागीर थी, उस जागीर को ये अपनी पत्नी जीजाबाई और जो नाबालिग बेटे थे, उस समय ये नाबालिग थे शिवाजी, इनके जिम्मे सौंप जाते हैं कि ये साहब पुणे की जागीर को आप संभालिए और मैं चला कर्नाटक को संभालने। अब यहीं पे शिवाजी के एक संरक्षक थे जिनका नाम था दादजी कोंडवे, दादजी कोंडदेव। ये भी बीजापुर की सेवा में थे, लेकिन आगे चलकर इनका 1647 ईस्वी में देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है दादाजी कोंडदेव की, जो शिवाजी के संरक्षक थे।
तो जब शिवाजी ये दादाजी की जो है मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी अब क्या करते हैं, अपने आप को यानी स्वयं को खुद मुख्तार घोषित कर देते हैं। खुद मुख्तार का मतलब है स्वतंत्र, जिस पर किसी का बस ना हो, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, ऐसा व्यक्ति खुद मुख्तार। तो अपने आप को खुद मुख्तार घोषित कर रहे हैं कौन, शिवाजी। अब जो पुणे की जागीर थी पहले दादाजी संभाल रहे थे, इनके संरक्षक थे, और माता जो पत्नी सॉरी इनकी माता जो जीजाबाई थी ये संभाल रहे थे। अब क्या करते हैं, ये उस जागीर को अपने हाथों में ले रहे हैं स्वयं, कि अब हम संभालेंगे स्वयं। इनकी ख्याति 18 साल की जो उम्र थी उसी में ये अपनी ख्याति को दिखा देते, अपने पौरुष को दिखा देते हैं, अपना परिचय दे देते हैं, साहब मैं कौन हूं, यानी शिवाजी हैं, इस बात का ये परिचय 18 वर्ष की उम्र में ही दे देते हैं कि साहब मैं हूं शिवाजी और मैं एक स्वराज की स्थापना करूंगा। तो ये 18 वर्ष की उम्र में ही अपना पौरुष दिखा दे रहे हैं। तो इस बीच क्या कर रहे हैं, ये 1645 से लेकर के 1647 के बीच में पुणे के आसपास के जो भी इलाके थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले रहे हैं। जो पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ था, कोंडाना था और तोड़ना, इन सबको जीत ले रहे हैं। इसी में तोरण का किला था 1646 में, उसे जीत रहे हैं, और पुरंदर का किला जिसे 1648 में जीत रहे हैं। आगे बीजापुर ने क्या किया, शाहजी को कैद कर लिया, शाहजी को कैद कर लिया। अब शाहजी को जब कैद कर लिया तो छत्रपति शिवाजी क्या कर रहे हैं, शाहजी की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं, मुगलों से मैत्री करने का प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए, अपने पिताजी को कैद से छुड़वाने के लिए। बीजापुर के खिलाफ जो है मुगल काम करेंगे, तो इसलिए जो है ये शिवाजी जो है क्या कर रहे हैं, अपने पिताजी की रिहाई के लिए मुगलों के से पैरवी कर रहे हैं। और इस समय क्या हुआ, मुगलों का बीजापुर के साथ भी संघर्ष शुरू हो जाता है। अब यहां देख रहे हो त्रिकोण, शाहजी का जो है किसके साथ, बीजापुर के साथ संघर्ष, और इधर मुगलों का बीजापुर के साथ संघर्ष, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो शिवाजी क्या कर रहे हैं, मुगलों के पास जा रहे हैं जिससे अपने पिताजी को छुड़वा सके। तो यही शिवाजी मैत्री का प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, बीजापुर और शिवाजी के बीच में और दरार बढ़ेगी, या मराठों के बीच में और दरार बढ़ जाएगी। तो अब दरार बढ़ रही है, तो इसी कारण जो आदिल शाह की जो मां थी वो शिवाजी को कह रही, क्योंकि शिवाजी ने नाक में दम कर रखा था बीजापुर की में, सभी की में दम कर रखा था, जो भी विरोधी थे उन सबकी में कर रखा था। तो इसलिए जो है इनको पकड़वाने के लिए भेज रही हैं। तो शिवाजी की जो वास्तविक विजय का सिलसिला जब कहां से चालू हो रहा है, 1656 से ये आरंभ कर रहे हैं अपनी वास्तविक जीत का सिलसिला। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रराव मौर्य जो थे उनसे 1656 में जावली का किला जीता। फिर उसके बाद बीजापुर से जब संधि हो जा रही किसकी, औरंगजेब की, जब औरंगजेब की बीजापुर के साथ संधि हो जा रही है, तो औरंगजेब तो बीजापुर को क्या की, शिवाजी के अधीन क्षेत्रों को वापस लेने की सलाह दी। किसने, औरंगजेब ने। अब इन दोनों के साथ क्या होगी, संधि, मुगल और बीजापुर के साथ संधि होगी। तो औरंगजेब कह रहा है कि साहब आपके जितने भी क्षेत्र हैं या हमारे जो भी क्षेत्र हैं उसके शिवाजी के नियंत्रण में जो भी हैं उनसे वापस लीजिए हमारे क्षेत्रों को। तो इसी वापस लेने के क्रम में जो दुश्मनी की खाई बढ़ चुकी है, इसके मद्देनजर क्या कर रहे हैं ये बीजापुर का शासक, अपने सेनापति अफजल खां को भेज रहे हैं। किसके लिए, शिवाजी को पकड़ने के लिए। और उसको स्पष्ट निर्देश था कि चाहे जिंदा चाहे मरा हुआ जैसे भी लेके आओ, शिवाजी को पकड़ के लेके आओ। परंतु शिवाजी तो शिवाजी ठहरे। अब अफजल खां की और शिवाजी की यहां पर हम देख लेते क्या था। तो इतनी तो ये बात तो सब जानते हैं कि उन दिनों धोखेबाजी आम बात थी। चाहे युद्ध से जीतो या नीति से जीतो या छल से जीतो या कपट से जीतो, जिस तरीके से जीतो, जीतने का दौर था वो। तो धोखेबाजी आम बात थी उस समय। इसी में अफजल खां और शिवाजी दोनों ने ही कई बार जो है धोखेबाजी से काम लिया, चालबाजी से काम लिया। अगर धोखेबाजी ना कहे तो चालबाजी से काम किया। चालबाजी ही धोखेबाजी है और धोखेबाजी ही चालबाजी है। तो धोखेबाजी से काम लिया था इन दोनों ने। परंतु क्या था, ये अफजल खां जो है 10,000 सैनिकों की सेना के साथ आया था। 10,000 सैनिकों की सेना के साथ आया था।
परंतु यहां पर जो है शिवाजी की सेना जो खुले में लड़ने की अभ्यस्त नहीं थी। शिवाजी की सेना क्या थी? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से लड़ने की अभ्यस्त थी, छुपकर अचानक वार करना। यहां आमने सामने की बात थी, तो आमने सामने लड़ने की तो अभ्यस्त नहीं है शिवाजी की सेना। तो शिवाजी की सेना जब आमने सामने लड़ने की अभ्यस्त नहीं है तो शिवाजी जो है आमने सामने लड़ने से बचते रहे। तो इसी में जो है शिवाजी इसको चकमा देते रहे। तो इसी में अफजल खां जब परेशान हो गया तो अफजल खां ने शिवाजी को मिलने के लिए कई बार निमंत्रण भेजे। ऐसे ही एक निमंत्रण भेजा अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए प्रतापगढ़ के पास। प्रतापगढ़ का किला भी है आज। तो उस प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा और शिवाजी ने इसको बखूबी स्वीकार किया कि साहब हम मिलने आएंगे। परंतु शिवाजी यहां एक चीज समझते थे या समझ रहे थे कि ये निमंत्रण जो मिलने का भेजा है मुझे संदेश, ये ऐसे ही नहीं भेजा है, इसमें कुछ ना कुछ तो चालबाजी है। शिवाजी जब किसी को दुश्मन की चाल पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग फिर चाल चलना आसान हो जाता है और दुश्मन को खत्म करना भी। तो ऐसे ही शिवाजी को पहले ही पता चल गया कि ये अफजल खां क्या करेगा, यानी कि एक तरीके से जाल है मुझे फंसाने का। तो शिवाजी इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जाते हैं अफजल खां के शिविर में। जब पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो वहां पहले से ही पता था कि ये जाल है। तो जैसे ही अफजल खां अपने हाथ में छुपे हुए खंजर को निकालता है शिवाजी को मारने के लिए, उससे पहले ही शिवाजी अपने वखनखे से इसका पेट चीर देते हैं। वखनखा होता है बाघ के पंजे नुमा एक आकृति होती है लोहे की या जिसकी भी बनी हो, धातु की बनी हुई, उसे ऐसे पहनते हैं और ऐसे वो नाखून टाइप के बन जाते हैं, तो उससे आसानी होती चीरने में। तो अपने वखनखे से अफजल खां को मार देते हैं। कौन? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो है 1659 में। और जब 1659 में जब मार देते हैं तो मारने के बाद जो शिवाजी जो है अपनी माँ जो है जीजाबाई उनके पास ले जाते हैं उसके शव को या सिर को और कहते हैं लीजिए मैंने इसको खत्म कर दिया। लेकिन माँ तो माँ ठहरी। माँ बोलती हैं कि साहब शिवाजी हमारी दुश्मनी जो है अफजल से थी, अफजल खत्म हो चुका है, अफजल मर चुका है, अफजल की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसके साथ हमारी दुश्मनी भी खत्म हो चुकी है। माँ माँ होती है। तो शिवाजी की माँ ने कहा कि अफजल खां से हमारी दुश्मनी थी, वो खत्म हो चुका है, वो मर चुका है, इसलिए हमारी दुश्मनी भी उससे खत्म हो गई। और आदेश दिया कि जाइए इसे दफनाइए। शिवाजी भी जो है अफजल खां के शव को पूरी मुस्लिम परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार करवाते हैं, उसकी कब्र बनवाते हैं। कहां पर? प्रतापगढ़ में। और जो प्रतापगढ़ में जो कब्र बनवाते हैं, इसी कब्र को लेकर के वर्तमान में विवाद है, जिस पर अतिक्रमण कर लिया था। ये कब्र यहां पर दिखाई गई है, ये कब्र बनवाई थी शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने यही कब्र बनवाई थी। किसकी? अफजल खां की। इसी को लेकर के वर्तमान में विवाद है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। धन्यवाद।